स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे विटामिन सी। पेट सॉल्युबल विटामिन में हमने विटामिन ए, विटामिन डी एंड के जो के है हमने पढ़ा। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन की तरफ आते हैं तो इसमें दो विटामिन है, एक विटामिन सी है, एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। सो विटामिन सी जो कि है हम इसकी तरफ आते हैं। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी Human, unlike other mammals, are unable to make ascorbic acid and they get it from food. Ascorbic acid जो कि है ये विटामिन सी का केमिकल नेम है, ये इसका दूसरा नेम है, ठीक है ना। तो ascorbic acid विटामिन सी एक ही नाम है। सो ह्यूमन में जो कि है विटामिन सी की जो प्रोडक्शन है ये नहीं होती है, इसलिए ये ज़रूरी होता है कि विटामिन सी जो कि हम फूड से ले लें। रिच डाइटरी सोर्सेज आर सिट्रस जूसेस, जितने भी सिट्रस जूसेस हैं ये डाइटरी सोर्सेज है विटामिन सी के। यानी फॉर एग्जांपल ऑरेंज के, ग्रेप फ्रूट एंड लेमन एक्सेट्रा हो गया। स्ट्रॉबेरी, गुआवा, टोमेटो, स्वीट रेड पेपर एंड ब्रोकोलाई, ये सारे जो कि फूड सोर्सेज है विटामिन सी के लिए। रिकमेंडेड डेली इंटेक इज बिटवीन 15 टू 120 मिलीग्राम पर डे। इसका जो रिकमेंडेड डेली इंटेक है वो कितना है? 15 से 120 मिलीग्राम पर डे इसको लेना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है एज पर भी। स्मोकर्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स नीड द हायर रेंज। और जो मदर स्मोकर्स होते हैं या लैक्टेटिंग मदर होते हैं तो इसको जो कि थोड़ा ज़्यादा इन्हें हाई रेंज में इसको लेना चाहिए। फंक्शन क्या है विटामिन सी के? फंक्शन क्या है? कोलेजन सिंथेसिस है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर यूज होता है, नॉन एड्रेनलिन सिंथेसाइज करता है, कार्निटीन सिंथेसाइज करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म का करता है, और कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म के बाद कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है बाइल साल्ट में, इसको कन्वर्ट करता है। कार्निटीन सिंथेसाइज, कार्निटीन क्या? ये हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स है जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी में, एक खास मैकेनिज्म के थ्रू ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन सी इन आवर बॉडी। विटामिन सी की डिफिशियंसी क्या है? सीवियर डिफिशियंसी लीड टू स्कर्वी डिजीज का करता है, जिसमें हमारे गम से जो टीथ गम्स होते हैं इसमें ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा क्या है? ब्लीडिंग एंड ब्रोसिंग, इजीली ब्लीडिंग होती है, हेयर और टीथ लॉस होती है, और जॉइंट पेन और स्वेलिंग, जॉइंट की पेन और स्वेलिंग होती है, फटीग होता है, थकावट होती है, एंड लेक ऑफ कंसंट्रेशन, और आपकी कंसंट्रेशन जो कि है ये नहीं होती है, यानी बंदा किसी एक चीज़ पर फोकसिंग नहीं करेंगे, आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो कम हो जाती है। सो दीज आर दी विटामिन सी डिफिशियंसी। इसकी थेरेप्यूटिक यूज़ क्या है? हम विटामिन सी को कौन से थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? कार्डियोवास्कुलर डिजीज में यूज़ करते हैं, कैटरिक जो आई से रिलेटेड है डिजीज़ है, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, डायबिटीज़ मिलाइटिस में, कैंसर प्रिवेंशन के लिए, कॉमन फूड जुकाम वगैरह है, लीड टॉक्सिसिटी, लीड यानी ये जो मेटल है, अगर इसको हम किसी ने एज अ पॉइजन यूज़ किया या अगर लीड को लिया है तो इसके लिए हम एज अ एंटीडॉट के तौर पर विटामिन सी हम यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर दी यूजेस ऑफ थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ विटामिन सी। ड्रग इंटरेक्शन की बात हम करते हैं कि विटामिन सी कौन से ड्रग्स है जो विटामिन सी के साथ इंटरेक्शन काज करते हैं। ड्रग इंटरेक्शन क्या मतलब है कि बाज़ों का कुछ इस तरह की फूड्स हो सकते हैं या ड्रग्स भी हो सकते हैं कि ये दूसरे ड्रग्स या कुछ फूड इस तरह के होते हैं जो पर ड्रग को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ इंटरेक्शन होती है फूड और ड्रग की, या ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो गया, फूड फूड इंटरेक्शन भी होता है, ठीक है ना। सो ड्रग इंटरेक्शन से क्या है? कंट्रासेप्टिव पिल्स एंड एस्पिरिन, यानी अगर कंट्रासेप्टिव पिल्स आप ले रहे हो या एस्पिरिन ले रहे हो तो इससे क्या हो जाता है? ये विटामिन सी लेवल को डिक्रीज करता है, इसके प्लाज्मा लेवल को डिक्रीज करता है, ठीक है। यानी कंट्रासेप्टिव पिल्स और एस्पिरिन जो कि एट लोअर द विटामिन सी लेवल इन प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी, यानी ये विटामिन सी लेवल को कम करता है। तो इसके लिए क्या चाहिए कि आपको, अगर आप कंट्रासेप्टिव पिल्स या एस्पिरिन लेते हो तो और विटामिन सी भी लेते हो तो इनके दरमियान आपको थोड़ा गैप देना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ थोड़ा सा वक्फा देना चाहिए, क्योंकि ये जो कि है आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को, यानी ये दो चीज़ें कंट्रासेप्टिव पिल्स और एस्पिरिन जो कि हैं ये दोनों विटामिन सी लेवल को डिक्रीज करता है। विटामिन सी इन लार्ज डोसेस ब्लॉक द एक्शन ऑफ वार्फरिन। विटामिन सी जो कि है अगर इसको लार्ज डोसेस में आप लेते हो तो इससे क्या हो जाता है कि ये वार्फरिन एक्शन को ब्लॉक करता है। वर्परिन जो के हैं, वर्परीन, वर्परीन इज यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट। ये वर्परीन जो के हैं ये एक ड्रग है जो एंटीकोगुलेंट के तौर पर यूज होता है। सो विटामिन सी अगर लार्ज डोजेज में आप लेते हो तो ये वर्परीन के एक्शन को ब्लॉक करेगा, विटामिन
सी जो के warfarin के एक्शन को ब्लॉक करेगा एंड इंटरफेयर्स विद इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन लैब टेस्ट ऑफ bilirubin and creatinine and serum and guaic assay for यानी विटामिन सी जो कि है अगर आप इसको लार्जर डोजेज में लेते हो विटामिन सी को, तो इससे क्या हो जाता है कि ये जो कि है वार्फरिन के एक्शन को ब्लॉक करता है और इसके अलावा कुछ लैब टेस्ट इस तरह के होते हैं, लैब टेस्ट जिसको रिजल्ट्स को जो कि ये इंटरफेयर कर सकता है, यानी कुछ लैब टेस्ट पर भी ये इफेक्ट कर सकता है। अगर आप विटामिन सी लेते हो और इस दौरान अगर आप कुछ लैब टेस्ट करते हो, यानी अगर आप बिलिरुबिन और क्रेटिनिन की टेस्ट करते हो सीरम में, और इसकी जो गवाइक ऐसे होते हैं अकल्ट ब्लड, यानी that is a type of blood which is taken for the assay for the lab test of bilirubin and creatinine. So ये एक लेबॉर्ट्री ऐसे है, लेबॉर्ट्री टेस्ट है जिसको हम करते हैं और ब्लड हम लेते हैं, मोस्टली जो फीकल ब्लड होता है इसमें, इसके लिए फिर इसको कहते हैं अकल्ट ब्लड। तो यानी जो ब्लड सैंपल हम लेते हैं और इसकी हम लैब में टेस्ट करते हैं तो बिलिरुबिन और क्रिएटिनिन के लिए, तो इसकी रिजल्ट को भी जो कि इफेक्ट कर सकता है विटामिन सी। तो अगर आप ये टेस्ट करना चाहते हो बिलिरुबिन और क्रिएटिनिन की, तो इससे पहले आपको विटामिन सी की जो इनटेक है ये स्टॉप करना होगा। प्रीवियस क्लेम्स ऑफ सीरियस टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ विटामिन सी आर नॉट एविडेंस बेस्ड, और इसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट है इसका जो कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इसके कौन से सीरियस टॉक्सिक इफेक्ट्स है, ठीक है। विटामिन सी के कौन से टॉक्सिक इफेक्ट्स है, अगर कुछ फाइंड भी हुए हैं तो इसकी जो कि है कुछ एविडेंस बेस नहीं है, इसकी कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है, विटामिन सी की। अच्छा, विटामिन सी के बाद अब हम आते हैं विटामिन सी के बाद आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये दूसरा विटामिन है वाटर सॉल्युबल विटामिन में, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ 7 वाटर सॉल्युबल विटामिन्स थायमीन, ये इसमें 7 विटामिन आते हैं। थायमीन इसमें आता है, थायमीन एक इसमें आता है, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पायरोडॉक्सिन, कोबालामीन, बायोटीन एंड पेटोटोनिक एसिड। यानी इसमें जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स असल में इट इज द नेम ऑफ दीज 7 विटामिन्स। बायोटीन एंड पेंटोथेनिक एसिड डिफिशिएंसीज आर एक्सट्रीमली रेयर। ये जो दो लास्ट विटामिन्स हमने पढ़े, बायोटीन एंड पेंटोथेनिक एसिड, इसकी जो डिफिशिएंसी है ये बहुत ज़्यादा रेयर होती है, यानी इसकी डिफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा रेयर होती है, इसकी बहुत ज़्यादा कम ऐसे कंडीशंस है जिसमें ये इसकी डिफिशिएंसी अकर होती है। It is found in numerous foods and also is synthesized by intestinal bacteria। क्योंकि इसकी वजह क्या है कि बायोटीन और पेंटोथेनिक एसिड की जो डिफिशिएंसी है ये बहुत ज़्यादा कम है। इसकी वजह ये है कि ये बहुत सारी फूड्स में पाए जाते हैं, और दूसरी कि जो हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है ये भी इसको सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो इन दोनों की जो डिफिशिएंसीज है ये बहुत ज़्यादा रेयर है। बायोटीन डिफिशिएंसी में आकर विद प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरापी, हालांकि बायोटीन की डिफिशिएंसी कुछ इस तरह के हालात में फिर होती है अगर आप कोई एंटीबायोटिक थेरापी, कोई एंटीबायोटिक आप ले रहे हो, कोई ड्रग्स, एंटीबायोटिक ड्रग्स आप ले रहे हो और काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए, तो इससे जो कि बायोटीन की डिफिशिएंसी फिर आकर होती है, या रॉ एग्स जो कि हैं इसकी वजह से भी हो सकता है। अदरवाइज अगर आप एंटीबायोटिक्स नहीं ले रहे हो या रॉ एग्स आपने कोई नहीं ली है खुराक में, तो इससे के अलावा, इन कंडीशन के अलावा बायोटीन और पेंटोथेनिक एसिड जो कि इसकी जो डिफिशिएंसीज है ये बहुत ज़्यादा रेयर है। थायमीन या विटामिन बी1 की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो विटामिन है, थायमीन इज रेपिडली कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म। थायमीन बहुत तेजी के साथ ये कन्वर्ट हो जाता है इट्स के एक्टिव फॉर्म, और इसका एक्टिव फॉर्म कौन सा है, थायमीन पायरोफॉस्फेट, एंड दी ब्रेन, और ये कहाँ पर, ब्रेन में, और दूसरा एंड लेवर में। थायमीन का जो जो विटामिन बी1 है, थायमीन भी इसको कहते हैं, विटामिन बी1 भी इसको कहते हैं, ये बहुत रेपिडली कन्वर्ट होता है इसके एक्टिव फॉर्म में जिसको कहते हैं थायमीन पायरोफॉस्फेट, ब्रेन और लिवर में, और कुछ एंजाइम्स है, उस एंजाइम्स के थ्रू जो कि है ये
एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कौन सी एंजाइम से? बाय स्पेसिफिक एंजाइम थायमीन डाइफॉस्फोट्रांसफेरेज, डाइफॉस्फोट्रांसफेरेज। कौन से एंजाइम के थ्रू थायमीन जो कि ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? थायमीन डाइफॉस्फोट्रांसफेरेज एंजाइम के थ्रू। इस एंजाइम के थ्रू थायमीन जो कि है ये एक्टिव फॉर्म, जिसको थायमीन पायरोफॉस्फेट कहते हैं, ब्रेन और लिवर में ये रिपीटली कन्वर्ट हो जाता है। Thymine pyrophosphate TPP is necessary as a cofactor for the reactions of the pentose phosphate pathway। यानी आगे हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में वो है जिसको कहते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो इसमें जो थायमीन पायरोफॉस्फेट है ये एज अ कोफैक्टर के तौर पर यूज होता है, कुछ एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर के तौर पर यूज होता है। The dietary requirements for thymine is proportional to the caloric intake of the diet and range from 1.0 to 1.5 milligram per day for normal adults। जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है थायमीन के लिए वो प्रोपोर्शनल है टू द कैलोरिक इनटेक ऑफ द डाइट। जितना आप डाइट ज़्यादा लेते हो तो इतना आप थायमीन ज़्यादा लेते हो। और इसका रेंज जो कि कितना है नॉर्मल एडल्ट्स के लिए, यानी पर डे 1 से लेकर 1.5 मिलीग्राम है, 1 से लेकर 1.5 मिलीग्राम डेली इनटेक है इसका। रिस्क ऑफ थायमीन डिफिशिएंसी, थायमीन डिफिशिएंसी के रिस्क क्या है? लो इनटेक इन अल्कोहलिज्म, इंक्रीज कंजम्पशन, मलेरिया एंड एड्स, एक्सेसिव लॉस यानी हीमोडायलिसिस, डायबिटिक्स, एंटी थायमीन फैक्टर्स फॉर एग्जांपल टी, कॉफी, और थायमीनेजेस फाउंड इन रॉ फिश, रॉ शेल फिश एंड सेल वर्म्स। और जो थायमीनेजेस एंजाइम्स है रॉ फिश में, शेल फिश एंड सेल वर्म में, इसकी वजह से भी इसकी डिफिशिएंसी आकर होती है। सो थायमीन की डिफिशिएंसी की लो इनटेक एंड अल्कोहलिज्म, अगर आप इसको खुराक में कम लेते हो या अल्कोहलिज्म की वजह से भी अल्कोहल लेते हो, इसकी वजह से थायमीन की डिफिशिएंसी आकर होती है। या इंक्रीज कंजप्शन मलेरिया एंड एड्स के कंडीशंस में, या हीमोडायलिसिस, या आप डायबिटिक्स ले रहे हो, या एंटी थायमीन फैक्टर्स फॉर एग्जांपल टी और काफ़ी ज़्यादा ले रहे हो, तो इन ये सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें थायमीन की डिफिशिएंसी आकर होती है। डिफिशिएंसी एंड यूज, सीवियर थायमीन डिफिशिएंसी कैन लीड टू बेरी डिजीज, यानी जो थायमीन की डिफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ है एक है बेरी डिजीज़। अच्छा, जो वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम ये दूसरा डिजीज़ है जो थायमीन की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो कि हैं ये असल में ब्रेन डिसऑर्डर है, ठीक है ना, और ये विटामिन B1 की थायमीन की डिफिशिएंसी की वजह से अकर होता है। असल में ये दो सेपरेट डिजीज़ है, ठीक है ना, एक वर्निक डिजीज़ है, वर्निक डिजीज़, और दूसरा जो कि कोर्साकॉफ सिंड्रोम है। तो आप अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं इनमें ये दोनों जो कि एक ही टाइम पर ये सिम्टम्स अपेयर होते हैं, इसी वजह से इसको वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसको WKS भी इसको कहते हैं, WKS वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ये ब्रेन डिसऑर्डर है, ये थायमीन की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। थायमीन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ congestive heart failure एंड एल्जीमर डिजीज एज वेल एज इन कैंसर प्रिवेंशन। थायमीन जो कि है इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में और एल्जीमर डिजीज में, एल्जीमर डिजीज ये भी ब्रेन डिजीज है, ठीक है ना, जिसमें डिमेंशिया वगैरह यानी लॉस ऑफ मेमोरी एक्सेट्रा ये अकर होता है, ठीक है। तो हार्ट फेलियर और एल्जीमर डिजीज में इसको एज अ ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं विटामिन B1 यानी थायमीन को, और कैंसर प्रिवेंशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, राइबोफ्लेविन की तरफ आते हैं, विटामिन B2 की तरफ। एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ B2 इज प्रेजेंट इन एग्स, मिल्क, मीट एंड सीरियल्स। Deficiency is often seen in chronic alcoholics due to their poor dietetic habits। विटामिन B2 जो कि हैं ये कौन से फूड में पाया जाता है? विटामिन B2 जो कि हैं ये एग्स में पाया जाता है, मिल्क हो गया, मीट हो गया, सीरियल्स हो गया। और इसकी डिफिशिएंसी जो कि है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, लेकिन कौन सी कंडीशन में?
क्रोनिक अल्कोहलिज्म में, यानी अब कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है तो इसमें फिर विटामिन B2 डिफिशिएंसी ज़्यादा अकर होती है। या पुअर डाइटिक हैबिट्स, या अगर हम इसको डाइट में सही नहीं ले रहे, ठीक है ना, पुअर डाइटिक हैबिट्स की वजह से symptoms associated with riboflavin deficiency include symptoms associated with riboflavin deficiency includes glossitis, seborrhea, angular stomatitis, chylosis and photophobia। इन जो सिम्टम्स है राइबोफ्लेविन की डिफिशिएंसी से रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो क्या है? सो एक नंबर है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस किसे कहते हैं? ये इन्फ्लेमेशन है, टंग से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन है। ग्लोसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, टंग की इन्फ्लेमेशन है, जिसमें क्या हो जाता है कि आमतौर पर जो टंग है साइज में फिर ये इसकी स्वेलिंग होती है, कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना, टंग की। एंड सिबोरिया जो कि है सिबोरिया, ये भी इट इज़ अ स्किन प्रॉब्लम, ये स्किन डिजीज़ है जिसमें क्या हो जाता है कि स्किन जो कि ये रेड हो जाता है और एचिंग हो जाता है, यानी खारिश करता है, और वाइट से स्केल जो कि ये अपेयर हो जाते हैं स्किन पर। सो ये स्किन डिजीज़ है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस जो कि हैं इसमें क्या हो जाता है कि जो माउथ है तो माउथ के एक साइड पर भी हो सकता है और दूसरे साइड पर भी हो सकता है, ठीक है, यानी एक साइड पर भी हो सकता है और दूसरे साइड पर भी। एंगुलर स्टोमेटाइटिस जो है इसमें क्या हो जाता है कि जो लिप्स है, लिप्स से बाहर की तरफ जो कि हैं कुछ इस तरह के पेचेस जो कि या इस तरह के एपरेंस जो कि है ये ज़ाहिर हो जाते हैं, जो सोलन होते हैं और रेड होते हैं, ठीक है ना, और ये माउथ के एक तरफ भी हो सकते हैं और दोनों तरफ भी हो सकते हैं। और लिप्स से बाहर जो कि है कुछ इस तरह के दाने वगैरह निकलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, काइलोसिस, काइलोसिस एंड पोटोफोबिया। काइलोसिस भी जो कि है ये एंगुलर स्टोमेटाइटिस की तरह एक कंडीशन है, ठीक है ना। बाज़ों का तो मतलब इन दोनों का एक ही नाम हो सकता, एक ही नाम है, मतलब एंगुलर स्टोमेटाइटिस, इसको काइलोसिस भी कहते हैं। एंड पोटोफोबिया, और पोटोफोबिया, इन लाइट को भी बंदा सेंसिटिव हो जाता है विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की डिफिशिएंसी की वजह से। So symptoms associated with riboflavin deficiency include glossitis, seborrhea, angular stomatitis, chylosis, and photophobia. Riboflavin decomposes when exposed to visible light. Riboflavin जो कि हैं ये डिकम्पोज हो जाता है जब इसको लाइट को एक्सपोज, जब वो ये हो जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है। This characteristics can lead to riboflavin deficiency and newborn treated by phototherapy। यही जो करेक्टरिस्टिक है तो ये आमतौर पर फिर उन ख़ास तौर पर जो न्यू बर्न बेबीज़ होते हैं उसमें राइबोफ्लाविन की डिफिशिएंसी होती है, ख़ास तौर पर वो न्यू बर्न बेबी जो फोटोथेरापी जिसकी फोटोथेरापी जो कि है वो जारी होती है, यानी जिन न्यू बर्न बेबी को फोटोथेरापी जो कि हैं फोटोथेरापी पर इसकी ट्रीटमेंट जारी होती है, तो उनमें जो कि राइबोफ्लाविन की डिफिशिएंसी फिर ज़्यादा होती है। क्यों? उनके वजह जो कि हमने डिस्कस किया कि राइबोफ्लाविन जो कि जब हम ये लाइट की तरफ एक्सपोज हो जाता है तो इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, तो एज अ रिजल्ट राइबोफ्लाविन की डिफिशिएंसी आकर होती है। अच्छा, नाइसिन की तरफ आते हैं। विटामिन B3। Niacin is available in both animal and plant food and is made in the body from tryptophan। यानी एनिमल और प्लांट दोनों में इसकी सिंथेसिस होती है, और ये जो कि ट्रिप्टोफैन से इसकी सिंथेसिस होती है, ट्रिप्टोफैन। Its synthesis occurs from tryptophan। Severe deficiency causes pellagra with glossitis, dermatitis, diarrhea, depression and dementia। क्या होता है कि अगर विटामिन B3 की डिफिशिएंसी अगर होती है नाइसिन की, तो इसकी जो सिवियर डिफिशिएंसी है इससे क्या काज होता है? पेलेग्रा काज होता है। पेलेग्रा जो कि क्या है? पेलेग्रा जो कि ये एक डिजीज़ है जो विटामिन B3 की डिफिशिएंसी की वजह से अकर होता है,
और इसमें क्या होता है कि इसमें स्किन यानी जो ग्लूसाइटिस जो पहले भी हमने पढ़ा था कि टंग इफेक्ट हो जाता है, स्किन इफेक्ट हो जाता है, डर्मेटाइटिस होता है, डायरिया इसमें होता है, डिप्रेशन एंड डिमेंशिया भी इसमें आकर होता है। यानी ये सारे साइन और सिम्टम्स है पेलेग्रा के, यानी पेलेग्रा में ये सारे साइन और सिम्टम्स इंक्लूडेड है, यानी ग्लोसाइटिस, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिप्रेशन एंड डिमेंशिया, ये सारे जो कि पेलेग्रा में आकर होते हैं। हार्टनप डिजीज़ जो कि हैं इसमें अक्र होता है विटामिन बी3 की डिफिशिएंसी की वजह से हार्टनप डिजीज़ जो कि है ये अक्र होता है। हार्टनप डिजीज़ क्या है? इस डिजीज़ में ये होता है कि कुछ एमिनो एसिड जो कि हमारी बॉडी पर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते फूड से, एज अ रिजल्ट उन एमिनो एसिड्स की फिर हमारी बॉडी में डिफिशिएंसी अकर होती है, इसको कहते हैं हार्टनप डिजीज़। मैलिग्नेंट कार्सिनॉइड सिंड्रोम, मैलिग्नेंट कार्सिनॉइड सिंड्रोम में क्या होता है कि जो कार्सिनॉइड सिंड्रोम होता है, जो कैंसरस ट्यूमर होता है, वो कुछ इस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी में डिफरेंट साइन और सिम्टम्स काज करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जो कि हम डायरिया काज करता है, एस्थमेटिक अटैक जो कि है और इसका भी सामना होता है, एस्थमा भी काज करता है, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ साइन एंड सिम्टम्स काज करते हैं। जो कैंसरस ट्यूमर होता है तो उससे इस तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे बॉडी में फिर जो कि हैं इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स काज करते हैं। एंड आइसोनाइजेट कैन लीड टू नाइसिन डिफिशिएंसी, और इस तरह आइसोनाइजेट जो कि ये एक ड्रग है, एंटी टीबी ड्रग है, और ये भी नाइसिन डिफिशिएंसी काज कर सकता है। एंड लार्ज डोजेज नाइसिन लोअर्स प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी अगर आप विटामिन बी3 को लार्ज डोज में ले लें तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है। बट इट एलिवेट्स ब्लड ग्लूकोज एंड यूरिक एसिड लेवल, तो एक तरफ तो ये ब्लड ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो कम करता है, लेकिन जो ब्लड ग्लूकोज और यूरिक एसिड लेवल है तो इन दोनों को इंक्रीज करता है, यानी ग्लूकोज और यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज करता है जबकि कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करता है, लोअर करता है। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड विद डायबिटीज़ एंड गाउट, तो डायबिटीज़ और गाउट में विटामिन बी3 को नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल और यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसलिए डायबिटीज़ और गाउट डिजीज़ में ये ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि इन दोनों कंडीशन में, डायबिटीज़ और गाउट में, विटामिन बी3 को नहीं लेना चाहिए। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। पायरिडॉक्सिन जिसको विटामिन बी6 भी कहते हैं, तो विटामिन बी6 की तरफ आते हैं। पायरिडॉक्सिन फंक्शन एज अ कोफैक्टर इन एंजाइम्स reactions required for the synthesis and catabolism of the amino acids as well as in glycogenolysis। पायरिडॉक्सिन जो कि हैं, pyridoxine function as a cofactor in enzymes reactions, ये एंजाइम रिएक्शन में एज अ कोफैक्टर के तौर पर यूज होते हैं। pyridoxine जो कि हैं एंजाइम रिएक्शंस में ये एज अ कोफैक्टर के तौर पर यूज होते हैं, यानी एज अ कोफैक्टर के तौर पर यूज होते हैं। कौन सी एंजाइम रिएक्शन में ये एज अ कोफैक्टर के तौर पर यूज होता है? हम बात कर रहे हैं विटामिन बी6 की, ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस में एज अ कोफैक्टर के तौर पर यूज होते हैं। अब कौन से एंजाइमेटिक रिएक्शन में ये एज अ कोफैक्टर यूज होते हैं? उन एंजाइम रिएक्शन में which are required for the synthesis and catabolism of the amino acids, यानी वो एंजाइमेटिक रिएक्शन जिसमें एमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस या कैटाबॉलिज्म होती है। इसके अलावा भी कौन से रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजेनोलाइसिस जिसमें ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस और एमाइनो एसिड्स की जो कैटाबॉलिज्म या सिंथेसिस होती है, तो इस तरह के रिएक्शंस में जो एंजाइम हिस्सा लेते हैं उन एंजाइम्स के लिए विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन जो कि ये एज अ कोफैक्टर के तौर पर यूज होता है। अच्छा, widely available in diet and deficiency may follow isoniazid and penicillamine therapy। विटामिन बी6 जो कि है ये हमारे डाइट में भी मौजूद है, लेकिन इसकी डिफिशिएंसी जो कि है क्यों अकर होती है, तो दो रीजंस यहाँ पर बताए गए हैं। एक आइसोनाइजेट की थेरापी के दौरान और दूसरा पेनिसिलामिन थेरापी के दौरान, ये दोनों जो कि एंटीबायोटिक हैं। आइसोनाइजेट जो कि एंटी टीबी ड्रग्स हैं, INH इसको इसलिए कहते हैं
क्योंकि इसका दूसरा नाम आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड भी है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको जो के हैं INHB कहते हैं। आइसोनाइजेट को INHB कहते हैं, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड यानी इसका नाम है, या शॉर्टली इसको INHB कहते हैं। और पेनिसिलामिन थेरापी यानी पेनिसिलामिन थेरापी यानी इन दोनों, अगर कोई ये इनमें से एक ड्रग मतलब एक ड्रग जो कि ले रहा है, तो इस दौरान विटामिन B6 की डिफिशियंसी जो कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, विटामिन B6 की डिफिशियंसी होती है। तो अगर कोई ये ड्रग ले रहा है तो इस दौरान विटामिन B6 को की सप्लीमेंट जो के हैं ये लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि इन दोनों के इस्तेमाल से जो के है विटामिन B6 की डिफिशियंसी अकर होती है। तो डाइट में भी डिफिशियंसी की वजह से विटामिन B6 की डिफिशियंसी अकर होती है, और इन दोनों ड्रग्स के लेने से भी विटामिन B6 की यानी पायरोडॉक्सिन की डिफिशियंसी अकर होती है। डिफिशियंसी कैन कॉज न्यूनेटल सीजर्स। इसके अलावा ये न्यूनेटल सीजर्स कॉज करता है, काइलोसिस जो पहले हमने डिस्कस किया था, ग्लोसाइटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग ये भी कॉज कर सकता है, एंड न्यूराइटिस जो कि है यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द न्यूरॉन्स जो कि ये भी कॉज कर सकता है। यानी विटामिन B6 की डिफिशियंसी की वजह से ये साइन एंड सिम्टम जो कि ये अपेयर होते हैं। विटामिन B12 की तरफ आते हैं, कोबालामीन इसका दूसरा नाम है, कोबालामीन भी इसको कहते हैं और विटामिन B12 भी इसको कहते हैं। Vitamin B12 function as a cofactor for enzymes required for the catabolism of the fatty acids and the conversion of homocysteine to methionine। Vitamin B12 का जो फंक्शन है ये मोस्टली जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है यानी एंजाइम्स के लिए एज अ कोफैक्टर के तौर पर यूज होता है, एंजाइम्स के लिए एज अ कोफैक्टर के तौर पर यूज होता है। और कौन से एंजाइमेटिक रिएक्शंस में, उन एंजाइमेटिक रिएक्शंस में जो फैटी एसिड्स की कैटाबॉलिज्म काज करता है, ठीक है, या जो होमोसिस्टीन को कन्वर्ट करता है म्यूथिनीन में, यानी होमोसिस्टीन को जो एंजाइम्स कन्वर्ट करते हैं म्यूथिनीन में, उस एंजाइम के लिए भी कोफैक्टर के तौर पर यूज होता है। या जो फैटी एसिड्स की जो कैटाबॉलिज्म काज करते हैं उन एंजाइम्स के लिए भी कोफैक्टर के तौर पर यूज होता है। सो कोबालामीन यानी विटामिन B12 जो कि हैं कौन से एंजाइम के लिए कोफैक्टर के तौर पर यूज होता है, उन एंजाइम्स के लिए जो फैटी एसिड्स की कैटाबॉलिज्म काज करता है, या उन एंजाइम्स के लिए जो होमोसिस्टीन को कन्वर्ट करता है मेथियोनीन में। विटामिन B12 is not available in plant and deficiency may occur in strict vegetarians। विटामिन B12 जो कि हैं ये प्लांट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसकी जो डिफिशियंसी है तो उन लोगों में ज़्यादा होता है जो स्ट्रिक्टली वेजिटेबल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी वेजिटेबल्स ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए उनमें डिफिशियंसी ज़्यादा कॉमन होती है विटामिन B12 की। एंड इन पेशेंट्स विद GIT प्रॉब्लम्स, और उन पेशेंट्स में भी जिनका GIT प्रॉब्लम्स होता है, एंड दोज आर प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक थेरापी, या उन लोगों में भी इसकी डिफिशियंसी अकर होती है जो प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ले रहा हो, यानी ज़्यादा टाइम के लिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ले रहा हो। तो ये था विटामिन B12 की डिफिशियंसी कि कौन से लोगों में, कौन से इंडिविजुअल्स में विटामिन B12 की डिफिशियंसी ज़्यादा अकर होती है। तो एक नंबर पर उन लोगों में जो स्ट्रिक्टली वेजिटेबल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ वेजिटेबल्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट में विटामिन B12 अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो लोग सिर्फ वेजिटेरियन है यानी वेजिटेबल्स पर डिपेंडेंट है, तो उनमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी ज़्यादा अकर होती है। या उन पेशेंट में जिसका GIT प्रॉब्लम हो, ठीक है, या वो इंडिविजुअल जो एंटीबायोटिक्स को ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करता है, तो उनमें भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी अकर होती है, ठीक है। तो ये वो इंडिविजुअल्स है, वो पेशेंट है जिसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी ज़्यादा अकर होती है। अच्छा, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 causes megaloblastic anemia, SACDC, and high homocysteine and blood, which is a risk of IHT and stroke। अच्छा, अब क्या है कि अगर डिफिशियंसी काज हो जाए, विटामिन B12 की हमारी बॉडी में डिफिशियंसी आकर होती है, तो इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, मोस्टली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 मेगलोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स। आपको पता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जिसमें आरबीसीज जो के हैं
अपनी नॉर्मल साइज से जो कि लार्जर हो जाते हैं। यानी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसीज बिकम्स लार्जर इन साइज। SACDC, SACDC का क्या मतलब है? ये एक स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड एक डिजीज है जिसको कहते हैं सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। SACDC इसका क्या मतलब है? सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये डिजीज इसमें अकर होता है। एंड हाई होमोसिस्टीन इन स्पाइनल कॉर्ड इफेक्ट हो जाता है। एंड हाई होमोसिस्टीन एंड ब्लड, और ब्लड में होमोसिस्टीन की जो लेवल है ये ज़्यादा हो जाता है। और इससे जो कि फर्दर जो कि अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो ये अलग एक रिस्क है किस चीज़ के लिए? IHD का क्या मतलब है? इस्कीमिक हार्ट डिजीज, यानी इस्कीमिक हार्ट डिजीज इन जिसमें इस्कीमिया अकर होता है, हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता है ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे, तो इस दौरान इस्कीमिया अकर हो जाता है, तो इसको कहते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज IHD, जो कि इसको शॉर्टकट कहते हैं। एंड स्ट्रोक भी अकर होता है, इसकी वजह से स्ट्रोक भी होता है। सो डिफिशियंसी की वजह विटामिन B12 की क्या डिफिशियंसी होती है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, SACDC, और ब्लड में होमोसिस्टीन लेवल ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से इस्कीमिक हार्ट डिजीज और स्ट्रोक अकर हो जाते हैं। सो दीज आर दी pathological condition which occurs due to the deficiency of vitamin B12। सो वाइटामिन हो गए, वाइटामिन C भी हमने पढ़ा और वाइटामिन B कॉम्प्लेक्स भी हमने पढ़े, दोनों वाइटामिन जो कि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है। इससे पहले लेक्चर में हमने फैट सॉल्युबल वाइटामिन का जिक्र किया था, और ये लेक्चर जो कि है ये वाटर सॉल्युबल वाइटामिन का था। तो इसके साथ आपका वाइटामिन का जो टॉपिक है ये खत्म हो गया। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।